डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पिछले अंक में महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसानों की कामयाबी दिखाने के बाद आज किसान यात्रा का कारवां आ पहुंचा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई को देश की आर्थिक और एंटरटेनमेंट की राजधानी भी कहा जाता है। अरब सागर के किनारे बसे होने के कारण इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के कारण माया नगरी हर किसी को लुभाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, समुद्र की लहरें, पहाड़ की चोटियां, जगह जगह भव्य दिव्य मंदिर और भागती दौड़ती जिंदगी। मुंबई की पहचान कुछ ऐसी ही है। पूरे देश से लाखों लोग आंखों में एक चमक और सपने लिए माया नगरी मुंबई का रुख करते हैं। किसान यात्रा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में पहुंच रही है। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं मुंबई माया नगरी में। वाकई में जिसने भी कहा कि मुंबई माया नगरी है, क्या ये माया नगरी हमारे किसानों के घर में माया पहुंचाने का काम कर रही है? क्या हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को विकास की ओर आगे लेकर जा रही है? ऐसा तो नहीं जाने सपने कितने बुने जाते हैं, सरकारें आती और चली जाती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम हुआ है? क्या हमारा आज का किसान आज के विज्ञान को, आज की हाईटेक खेती को और आज के नए नवाचार को कितना समझ पा रहा है? इस पर बात करेंगे। इसी के साथ सरकारी वादों पर बात करेंगे। तो चलिए विज्ञान को साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मुंबई माया नगरी को, इस शहर की चकाचौंध को, इसके आसपास बसने वाले किसानों को। चंद कदमों की दूरी है इस शहर के साथ साथ इस शहर की एक्टिविटीज, कल्चर और तमाम इसके रंग बिरंगे सुनहरे यहाँ की बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ के सड़कों के विकास को भी बुनता है। आर्थिक राजधानी मुंबई में हर जगह एक अलग जादू है। समंदर की रेत पर नंगे पांव खड़े हो जाओ तो लगता है अथाह समंदर की लहरें छूना चाहती हूँ। ठंडी हवा, सन्नाटे को चीखती लहरों की आवाज मन को सुकून देती है। मुंबई का मरीन ड्राइव हो या फिर जुहू बीच की रेत, नरीमन पॉइंट या बांद्रा के बैंडस्टैंड की लहरें एक अलग ही अनुभव की अनुभूति कराती हैं। सूर्यास्त के वक्त जब आसमान और समंदर के रंग एक दूसरे में मिलते हैं तो नजारा कुछ इस तरह बेहद खूबसूरत हो जाता है। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम कसक है, इसका नाम श्रावणी है और ये आदित्य है और हम यहाँ पर मरीन ड्राइव पे बैठे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी जगह है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वो मुंबई इंडियंस का लोगो लगा हुआ है क्योंकि अभी IPL सीज़न चालू है और यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो ये काफ़ी फेमस जगह है। और यहाँ पे पीछे वानखेड़े स्टेडियम भी है और बस अच्छी जगह है, ऐसे चिल वाइब है यहाँ पे। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम है सुनीता और ये मेरे हस्बैंड बाला। हेलो। हम आए हैं मरीन ड्राइव पे आज और मंडे की सुबह है और सुबह सुबह हम आए हैं यहाँ पे यहाँ का क्लाइमेट एंजॉय करने। समुद्र के पास आके बहुत शांति मिलती है, समुद्र का आवाज़। यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम भी है जो काफ़ी मशहूर है, क्रिकेट होता है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे बाकी मरीन ड्राइव तो काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, लेकिन इसके आगे ही और जाएंगे तो गिरगांव चौपाटी भी है, जिसको बीच और सैंड से प्यार है वो वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको समुद्र का अगर मज़ा लेना है तो आप यहाँ पे बैठ के ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह आते हैं वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए। संडेज़ वैसे काफ़ी हैपनिंग होता है मरीन ड्राइव पे। संडेज़ यहाँ पे बहुत सारे फ़न एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत लोग आते हैं अपने आइडियाज़ लेकर और बाकी लोगों से बात करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ डांस प्रोग्राम या साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें होती है। तो आज तो मंडे है, काफ़ी शांत है, तो वो शांति को ही हम एंजॉय करने आए हैं हमारे बिजी लाइफ से। यकीनन मुंबई के समंदर किनारे बिताया हुआ लम्हा खास होता है। यही कारण है कि हर शाम बड़ी तादाद में मुंबई वासी और टूरिस्ट इन लहरों का लुत्फ उठाने जरूर आते हैं। किसी को यहाँ के किनारों पर घूमना पसंद है तो किसी को समुद्र की रेत पर नंगे पांव लहरों को निहारना, तो किसी को जॉगिंग करना। नमस्ते राधिका जी, मैं ऋषभ शाह मुंबई से, मैं साउथ मुंबई का रहने वाला हूँ। और अभी जो आप जगह देख रहे हैं वो है मरीन ड्राइव, पीछे समंदर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम लोग यहाँ पे जॉगिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। शाम में आप आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ होते हैं। यहाँ से कुछ 10 मिनट की दूरी पे है गेटवे ऑफ इंडिया
और फिर आप चले जाएंगे तो चौपाटी है यहाँ से तकरीबन 10-12 मिनट की दूरी पर। और जो नया कोस्टल रोड बना है वो भी आगे से शुरू होता है, जो आपको ले जा करके कनेक्ट करता है सीलिंग को, बांद्रा वाली सीलिंग को बांद्रा तक जाता है। बाकी ये है, बाकी आप सामने जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हैं वो सब ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग है, सब हेरिटेज में है, इनको कुछ चेंज नहीं किया गया। सामने मरीन प्लाजा होटल, आगे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्राइडेंट है, ओबेरॉय है, जो कि आइकॉनिक जगहें हैं होटल्स है मुंबई की। और जी हाँ, और यही वो जगह है जो सदर्न मोस्ट टिप जिसको बॉम्बे का कहा जाता है। अगर आप बॉम्बे का मैप देखेंगे, सबसे साउथ पॉइंट देखेंगे तो वो ये है। कहाँ से आया आप? मैं बिहार से आया हूँ। क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज। मतलब युवा यहाँ पे क्या रोजगार के लिए आते हैं या फिर घूमने आते हैं? कैसे मुंबई को कैसे एक्सप्लोर करते हैं? मैम, मुंबई को तो ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं और रोज़गार के लिए भी आते हैं। जी, क्या कहेंगे मुंबई अगर कोई घूमने आए तो इसके लिए? मुंबई घूमने आए तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि मुंबई बहुत अच्छी सिटी है, प्लस में साफ़ सफाई का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। और अभी मैंने रिसेंटली वर्सोवा बीच विजिट किया था, तो वहाँ पे तो जो लक्षद्वीप का बीच जैसा फील हो रहा था। लेकिन मुंबई में कौन कौन से स्पोर्ट्स है जो घूमने के लिए? मुंबई में मरीन ड्राइव हो गया, सिद्धिविनायक, शिवाजी पार्क। और सरकार का काम? सरकार का काम मैम बहुत काबिल तारीफ। अच्छा। मुंबई महानगर में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का गजब मेल देखने को मिलता है। यहाँ त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो या फिर क्रिसमस का त्योहार। त्योहारों के जश्न को देखने के लिए देश दुनिया से लोग मुंबई की ओर खींचे चले आते हैं। इस महानगर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो आध्यात्म का केंद्र बने हुए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और बाबुलनाथ मंदिर जैसे अनेकों भगवान के घर हैं, जो न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और इतिहास का जीवंत उदाहरण है। समुद्र के किनारों पर घूमने के बाद हम गिरगांव चौपाटी आ गए। यहाँ मलाबार हिल्स की छोटी पहाड़ी पर स्थित है एक खूबसूरत प्राचीन मंदिर जिसका नाम है बाबुलनाथ, जो शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की दीवारों और पिलर्स पर महाराष्ट्रीयन शैली की वास्तुकला उकेरी गई है। इस दिव्य मंदिर में भगवान भोले का दर्शन कर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। प्राचीन बाबुलनाथ मंदिर से जुड़ी अनेक किंवदंतियां हैं। मुंबई वासी और पर्यटक बाबुलनाथ मंदिर में दर्शन करने और देखने जरूर आते हैं। पास में ही राधा कृष्ण का भव्य दरबार भी सजता है। इस आस्था और श्रद्धा का पूरा फायदा मंदिर के आसपास के दुकानदारों, खासकर फूल माला बेचने वाले मालियों को होता है। फूल माला की अच्छी बिक्री होने से मुंबई के आसपास फूलों की खेती करने वाले किसान खुशहाल हो रहे हैं। बाबुलनाथ मंदिर है, ये बाबुलनाथ के नाम से बाबू है, जो उसके नाम से बाबुलनाथ मंदिर है। और ये बहुत परसों का मंदिर है और हम बचपन से यहाँ पे माँ पिता से धंधा कर रहे हैं। और ये प्लस बाबुलनाथ मंदिर अपने गिरगांव चौपाटी की तरफ आता है। स्टेशन से 15 मिनट का रास्ता है और सब भक्त लोग आके अपने हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ होती है। महाशिवरात्रि में तो ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, लेकिन सब दर्शन होते हैं प्यार से। ये बाबुलनाथ मंदिर है और हम लोग आते हैं, वासी से माल फूल सब लाके हमारा बेचन चालू है, धंधा पानी करते हैं हम। हमारा नाम है दुर्गी गोल्लर। ये बाबुलनाथ मंदिर पे बैठता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, 20 साल से बैठता हूँ। मेरा नाम दुर्गी गोल्लर है। सब अच्छे लोग आते हैं, लोगों का सेवा करते हैं हम बैठ के। वैसे तो हर सोमवार को बाबुलनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर ये पूरा प्रांगण लाखों भक्तों की भक्ति के भाव में डूब जाता है। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर प्रभा देवी क्षेत्र में सिद्धिविनायक मंदिर भी स्थित है। भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर मुंबई के सबसे व्यस्ततम और लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। तो आत्मनिर्भर भारत की कहानी को बुनते हैं तो हमारी आत्मनिर्भर महिलाएं हमें इस कहानी में मिल जाती हैं। और देखिए, जब महिलाओं ने बागडोर संभाली ली है तो समझिए कि खेती जो है वो कैसी हो सकती है। जिस तरह पूरे घर का देखभाल करती है, वैसे ही खेती को बहुत महान बना रही है महिलाएं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार। क्या नाम है अम्मा आपका? सुनंदा सातपुते। सुनंदा,
अब आप सिर्फ खेती नहीं कर रहे हो, उससे फार्म हाउस बना रहे हो, तो आपकी खेती में क्या क्या है? हमारे खेती में नारियल झाड़ है, नारियल का झाड़ है, चीकू है, आम है और बहुत सारे झाड़ है, बहुत नींबू है, बहुत बहुत झाड़ है हमारे। खेती भी है, चावल भी पकाते हैं, उसमें निकालते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप नारियल लगाती हैं, नींबू लगाती हैं, चावल लगाती हैं, आम लगाती हैं, तमाम जो चीज़ें आप लगाती कच्ची केरी, तो इन सबको प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं? अचार बनाना, नींबू का पानी बनाकर बेचना, रो मटेरियल बेचती हैं या फिर सीधा मार्केट? नहीं, सीधा मार्केट में नहीं, मैं घर में सब बना के नींबू का अचार बनाती, नारियल का पानी बेचती और नारियल का पूरा नारियल ही बेचती, उसका खोपरा सब बेचती है। सूखने के बाद खोपरा भी बेचती? हाँ, खोपरा भी बेचती है, तो गिला नारियल भी बेचती है। इतना दूर दराज खेतों में खरीदने कौन आता है? मार्केट कैसे मिलता है? मार्केट मिलते हैं, सब लोग आते जाते घर में, उनको मालूम है कि घर में सब कुछ मिलता है। हम लोग घर के अंदर ही बेचते, मार्केट में नहीं जाते। घर के अंदर कैसे? आपने फार्म हाउस बना रखा है? हाँ, फार्म हाउस है हमारा। क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर, खाने की, रुकने की? रुकने की भी व्यवस्था है और खाने की, हाँ, अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा खाना देते हैं सब लोग को, और बहुत मज़े से आते हैं सब लोग उधर। हाँ। कितने साल हो गए इस काम को करते? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल से पहले ऐसी खेती नहीं थी? पहले ऐसी खेती नहीं, खाली फार्म हाउस था, तो हम लोग ने सोचा इतने लोग आते खरीदने के लिए, तो अपन क्यों नहीं उधर ही फार्म बनाएंगे, तो फिर ये खाने पीने का व्यवस्था कर लिया और अभी बहुत लोग आने लगे। तो जब फार्म हाउस बनाया पिछले 4 सालों में आमदनी बढ़ी? हाँ, आमदनी बढ़ी, अच्छी बढ़ी है आमदनी, अच्छी बढ़ी है। आपने अच्छा, वहाँ पर जो रुकने आते हैं व्यवस्थाएं, उनके रुकने की व्यवस्था हो गई है, उसके बाद में वहाँ लोग खरीद के भी मार्केट लेके जाते हैं? हाँ, उधर से कुछ कड़धान्य मिलता है, सब वहाँ से सब खरीद के, मसाला, मैं घर में मसाला बनाती है, वो भी लेके जाते। वो जो किस किस का मसाला बनाती? कौन कौन सा? सब्जियों का या चाय का? किसका मसाला? सब्जी का मसाला बनाती, फिर तीखा सब, मिर्ची वगैरह सब बनाती, तो वो लोग वहाँ आते पिकनिक के लिए, तो सब लेके जाते उधर। अच्छा, अम्मा ने अपने खेत को पिकनिक स्पॉट बना दिया है, सच है? कि आप आइए, यहाँ पे रुकिए, नारियल का ताज़ा पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, अचार, देसी मसालों का और देसी खान पान। इससे क्या हो जाती है कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, उनकी आमदनी जो है कहीं ना कहीं, डबलिंग फार्मिंग इनकम की बात करें, वो बढ़ जाती है। तो आमदनी में बढ़ावा हो? हाँ, बढ़ा हुए, कम से कम 10-15 लोग काम करते उधर। 4 साल पहले कितने लोग काम करते थे? तभी 2 ही जन थे। 4 साल पहले अम्मा के खेत में 2 जन, यानी कि 2 लोग काम करते थे, और 4 साल के बाद अम्मा के पास 15 लोग वहाँ वर्कर काम करते हैं। यानी कि आपने अपने काम को बहुत बढ़ाया। हाँ, बहुत बढ़ाया जी, बहुत बढ़ाया। 15 लोगों को रोजगार भी दे रही है, उनका परिवार भी चल रहा है। हाँ, परिवार भी चल रहा है और वो लोग काम भी उधर करते हैं। आपका आम, आपका उगाया कहाँ कहाँ जाता है? हमारा आम तो हमारे घर में पूरा बेचते हैं, कि लाइन लग जाती है हमारे घर में, बाहर बेचने के लिए मिलता ही नहीं। कौन सा आम है आपके? हापुस है, लंगड़ा है, अम्रपाली है, बहुत जाती है हमारे इधर। ज़्यादा डिमांड हापुस की होती है। अल्फांसो? हाँ, एकदम हापुस में बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। आज आपने मुझे भी खिलाया है। चिकू भी होता है? हाँ, चिकू भी होता है, बहुत चिकू होता है। अच्छा। हाँ, वो भी घर में लाके बेचते हैं। क्या कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेती को कितना बढ़ावा दिया? बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत अच्छे झाड़ भी लगाए हैं, और झाड़ लगाते जा रहे हैं हम लोग, नए झाड़ लगा के जा रहे हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें,
मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। हम जो कपड़ा पहनते हैं वो हमारे मेहनत कश किसानों की देन है। हमारे अन्नदाता अपने खेतों में जरूरी प्रक्रिया के बाद सफेद सोना यानी कपास की बुआई करते हैं, जिसके बाद किसानों की देख-रेख में कपास के बीज अंकुरित होते हैं और फिर समतल भूमि कपास के पौधों से हरी भरी हो जाती है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इसमें कपास के फूल लगने लगते हैं और ये फूल बाद में अंडाकार के आकार में बीज कोश का रूप लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद ये बीज कोश खुल जाते हैं और सफेद सोना बाहर झांकने लगता है। अब यहाँ कच्चे कॉटन को कपड़ा बनाने के लिए धागा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले कच्चा कॉटन यानी जिसमें रेशे और बीज होते हैं उन्हें हम जिनिंग मशीन में डालते हैं जो रेशों को बीजों से अलग करती है। फिर साफ कॉटन रेशों को कार्डिंग मशीन में डाला जाता है जो रेशों की उलझन को हटाते हुए साफ करती है। उन्हें एक समान पतली परत यानी स्लाइवर के रूप में बदल देती है। फिर प्रक्रिया शुरू होती है कॉम्बिंग की। इस प्रक्रिया में छोटे रेशों और बची कुची अशुद्धियाँ हटा दी जाती है और फिर इन स्पिनिंग मशीनों के जरिए स्लाइवर को खींचकर और मरोड़कर धागा बनाया जाता है। अब धागा बनकर तैयार है। इन धागों को लूम मशीनों में बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। देखिए, जब किसानों को विज्ञान से जोड़कर देखने की बात करते हैं तो ऐसे में कितना विकास जो है भारत के अन्नदाताओं का हुआ है। ऐसे में बहुत सारे रिसर्च सेंटर आपके इंडिया में मौजूद मिल जाता है। आज मैं मुंबई के कॉटन रिसर्च सेंटर में पहुंच गई हूँ, सिरकोट में पहुंच गई हूँ, सिरकोट मुंबई। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉटन हमारा किसान लगाता है, उगाता है, उसको प्रोसेस कैसे करे, उसका कॉटन कितना अच्छा है, क्या दाम मिल सकता है, उन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास विज्ञान यानी कि अधिकारी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है सिरकोट मुंबई में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर दत्तात्रेय एम कदम। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डिवीजन है और मेरे साथी है डॉक्टर एस.एम. राजा जी। आपका सवाल जो बनेगा कि हमारा जो किसान है वो कॉटन उगाता है, लगाता है, लेकिन आगे प्रोसेस करें, मार्केट में कैसे उतारे, आप क्या काम? मैडम क्या होता है कि अभी किसान कपास उगाता है, कपास उगाने के बाद उसको बेचना होता है, तो बेचने के लिए उसके दाम सही बार नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध का फैट के हिसाब से रेट दिया जाता है, उसी तरह कॉटन में भी इसके लिंटर के हिसाब से दिया जाता है, उसका लेंथ कितना है और उसके साथ सफाई कितनी है। उसने अच्छे से सफाई करके लेके आते हैं तो जिनर्स उसको ज़्यादा दाम देते हैं और उसका फाइबर क्वालिटी अच्छा है तो देते हैं। तो अभी आप देखे थे ये कच्चा फार्मर के किसान से खेत से आया है, तो इसमें क्या ये उसको बोलते हैं कॉटन, रॉ कॉटन सीड है ये, तो इसके सीड भी है, इसमें फाइबर भी है। तो उसमें वो मशीन लेके चेक करते हैं कि ये जिनिंग मशीन है, लिलीपुट जिनिंग मशीन बोलते हैं इसको। तो इसमें से क्या करता है कि ये मशीन पास करके पता चलता है कि ये पूरा के पूरा फाइबर निकल जाता है और इसके बाद इसके साथ ये सीड निकलते हैं। तो ये करीब सीड होता है 66%, 66% और 33% के आसपास में लिंट होता है और ज़्यादातर लिंट पर ही वो मेन उसका मुनाफा मिलता है या उसका दाम मिलता है उस किसान को। तो इसलिए है कि किसान कभी भी खेत से निकालते हैं तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ उसके गंदा नहीं होना चाहिए। उसके पैक करके रखते तो सही सलाम से रखना पड़ता है और सही से रखते हैं तो आगे वाला लेने वाले ट्रेडर्स है वो जिनिंग करके आगे अपने कपास से कपड़ा बनाने वाले तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा दाम देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अच्छा क्वालिटी का कपास हो, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, कपास के डंठन और बाकी धूल धक्कड़ ना रहे उसमें। तो ये ध्यान रखेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ज़्यादा मार्केट दाम मिल सकता है। तो कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसान भाइयों को कपास की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही उनके कपास में ज्यादा इन्फेक्शन ना हो
किसानों के लिए कौन से उन्नत कपास बीज ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं, उनकी आय किन बीजों के प्रयोग से बढ़ सकती है, कृषि विशेषज्ञों ने ये भी बताया। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर एसएम राजा है। ये एसएम राजा है। एसएम राजा जी, एक सवाल रहेगा मेरा कि जैसे हम बहुत सारे बीज देखते हैं मार्केट में, कई नए बीज आ गए, इंट्रोड्यूस कराते हैं हम, क्या कॉटन में भी ऐसा होता है कि किसान इस बीज का प्रयोग करे या ये कॉटन उगाए जो ज़्यादा मार्केट में प्राइस देगी, ज़्यादा उनका इनकम बढ़ेगी? नहीं, बीज का वो सीड कंपनीज वगैरह बीज देते हैं। नॉर्मली कॉटन का ना क्वालिटी लंबा वाला फाइबर का अच्छा दाम मिलता है। दूसरा ये कंटामिनेशन फ्री, वो हार्वेस्टिंग के बाद ये इसमें वो कोई ट्रैश नहीं होना चाहिए, पॉलीप्रोपिलीन सैक नहीं होना चाहिए। फिर कॉटन का दाम ज़्यादा मिलता है। फॉर दैट है ना, हमारा इंडिया में एक AACRPN कॉटन करके एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का अंदर सारा वो रिसर्च करके अच्छा बीज, वो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, प्लस उसका दाम ज़्यादा मिलेगा, वैसे वो करते थे उस टाइम का। ये कॉटन है ना, वो टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है, इसका किसका क्वालिटी अच्छा है उसका अच्छा दाम मिलता है। गवर्नमेंट भी ऐसे अच्छा वैरायटी रिलीज़ कर देते हैं। हाँ, तो वही मैडम अभी सर बता रहे थे कि इसकी क्वालिटी के लंबा मिलता है। तो सीड रिलीज़ करने के पहले हमारी संस्था है तो उसको टेस्ट करके बताता है कि ये सीड रिलीज़ करने के लायक है या नहीं है। तो ये क्वालिटी पैरामीटर अच्छा मिलता है उनको, तो फिर इसके बाद हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ ये सीड रिलीज़ करने के लायक है। तो फिर इसके बाद वो ट्रायल होकर फील्ड में वो किसान के पास जाता है, तो ताकि वो किसान को अच्छा गुणवत्ता का सीड मिले। आपके पास अभी कौन कौन सी मशीनरी मौजूद है? मैडम हमारे पास इस संसार में बहुत मशीनरीज विकसित की गई है। बहुत छोटी सी मशीनरी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है ईजी है। तो ये मैडम एक सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब के लिए कह सकते हैं, या ये PMC मंडीज होती है, उनके वहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, वो बाय करना चाहते हैं, उस टाइम के लिए उसका आसान से होता है कि तुरंत उनको क्वालिटी चेक करके देख लेंगे किस टाइप का है और कितना उसमें फाइबर मिल रहा है, वेट के हिसाब से देख लेंगे। तो उससे इमीडिएटली उसको पता चलेगा कि इस जस्ट हम फैट निकालते हैं दूध का, वैसे यहाँ पर पता चल जाएगा भाई कितना उनको दाम देना है, क्योंकि किसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वहाँ पर वेट करे और उसको ये करते रहे प्रोसेस कम्प्लीट होने के लिए। तो इस बेस पे वो ट्रेडर्स है उनको दाम देता है और इसके बाद वो प्रॉपरली पैक करके सीड जाता है ऑयल मिल एक्सट्रैक्शन के लिए और ये क्वालिटी फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए, फाइबर प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। तो आपको हम पूरा मशीन दूसरा वाला कंप्लीट सिस्टम है आपको हम दिखा देंगे। अब इस कॉटन टेस्टिंग मशीन को देखिए। तमाम अनिवार्य प्रक्रियाओं के बाद किसान जब अपने उत्पाद को सेल करने के लिए लाता है तो उसे कॉटन टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जितनी बेहतर क्वालिटी होगी, दाम उतने अच्छे मिलेंगे। ये कॉटन क्वालिटी टेस्टिंग मशीन है, हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करने के लिए कैलिब्रेशन कॉटन चाहिए। कैलिब्रेशन कॉटन पूरा USDA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से पहले आता था। हम लोग इधर रिसर्च करके ऐसे हमारा इंडियन का पहली बार इंडिजिनस कैलिब्रेशन कॉटन हम लोग बनाया इधर। ये मशीन, ये कैलिब्रेशन कॉटन से ये मशीन कैलिब्रेट होगा, फिर वो मशीन इंडिया में इंडिया में अभी बनता है, इंडिया में भी बनता है, फॉरेन में भी बनता है। बट इसका टेस्ट करने के लिए कैलिब्रेशन कॉटन चाहिए। ये कॉटन का क्वालिटी ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये वैल्यू में पहले टेस्ट कर देते हैं, इसका वैल्यू फिक्स कर देंगे, बाद में वो कॉटन का टेस्ट करना क्या। ये कॉटन हमारा इंडिजिनस हमारा सरकार का रिसर्च करके इसका पहली बार इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं। अभी 350 इंडस्ट्रीज है ना, ये कॉटन यूज़ कर रहे हैं। तो मुंबई घूमने के बाद कहा जा सकता है कि इस महानगर का जीवंत माहौल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक विरासत, समुद्री तट और आधुनिक विकास माया नगरी को खास बनाती है। हमारी आज की किसान यात्रा को हम यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जगह, नई जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यानी दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।